हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। आप सभी का स्वागत है यहाँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्जाम्स जल्द ही आने वाले हैं, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन जो है मई तक हो सकते हैं, तो सारे ईयर्स को अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रोटोजोआ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जूलॉजी सिलेबस का। तो प्रोटोजोआ का जब हम लोग बात करते हैं तो ये आता है प्रोटिस्टा के अंदर में। जी हाँ, आर.एच. विटेकर जिन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने जो 5 किंगडम्स दिए थे उसमें से एक है प्रोटिस्टा। आपका प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर में ये प्रोटोजोआ आता है। पहले जो क्लासिफिकेशन था या फिर पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें जो है प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम के अंडर में रखा गया था। तो अभी भी बहुत सारे चार्ट वगैरह आप देखिएगा जिसमें इसको एनिमल किंगडम के अंदर ही बताया गया है, लेकिन ये प्रोटिस्टा के अंदर में आता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एनिमल किंगडम में ये किस तरह से था। तो एनिमल किंगडम को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, दैट इज प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो ये 2 भागों में बांटा गया था एनिमल किंगडम को। तो जब प्रोटोजोआ में था तो प्रोटोजोआ तो ये आपका हो गया सामने ही है, विच इज यूनिसेलुलर। और वहीं जो है मेटाजोआ की जब हम लोग बात करते हैं दैट इज मल्टी सेलुलर। ये आपका बेसिक पॉइंट हो गया। इससे एक चीज इसमें बहुत करेक्ट है, दैट इज प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर। तो अगर ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, हम लोग प्रोटिस्टा को जानते हैं। प्रोटिस्टा जो है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप है, तो उसके अंदर में ये बिलोंग करता है, यानी प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। प्रोटिस्टा जो आपका किंगडम है इसके अंदर में आता है प्रोटोजोआ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पहले का है, लेकिन अब प्रोटिस्टा के अंदर में प्रोटोजोआ को रखा गया है। आपको इसी बात को ध्यान में रखना है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इसका क्लासिफिकेशन, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मैटर करता है। अगर आप किसी भी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो हर एक का आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप MSc में हो या फिर आप BSc में हो या फिर 11th-12th में हो, अगर आपका सब्जेक्ट बायो है जिसमें जूलॉजी में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट स्पीसीज का मालूम होना चाहिए। तो चलिए सब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी आंसर को फ्रेम करते हैं, किसी भी फाइलों को, तो सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहिए उसका, ताकि आपका जो आंसर फ्रेमिंग है वो ज़्यादा अच्छा बेटर हो सके। मे भी क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाए कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है, कि काफ़ी सारे में 15 मार्क्स का भी ये होता है और 10 मार्क्स का भी होता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया भी है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके स्पेसिफिक एनिमल्स जो हैं लाइक पारामिशियम वगैरह या लिशमानी डोनोवानी, कालाजार जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया भी था, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में स्कोर्स आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्कोपिक, कलरलेस, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म एंड इमोर्टल। इसका मतलब क्या है? इतने सारे पॉइंट एक साथ मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए, आप जब एग्जाम में आप अपना आंसर फ्रेम करें तो इस हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखें। लाइक इट इज माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, या फिर इट इज कलरलेस, द ऑर्गेनिज्म इज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं दीज आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन्स आर इमोर्टल। ये सारे पॉइंट आप अलग अलग लिखिए, ताकि आपका आंसर जो है वो लॉन्ग हो और ज़्यादा अच्छा हो, इनोवेटिव लगे, जिससे आपका जो है स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और इनफैक्ट ग्रेजुएशन में जो आपका आंसर राइटिंग होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में होता है, तो हमें आंसर को लॉन्ग बनाना आना चाहिए। हम लोग को इतनी बात जो है अपने ब्रेन में रखनी है, और जब हम अपना एग्जाम पेपर लिखेंगे तब इन्हीं बातों को बहुत अच्छे से फ्रेम करके लिखेंगे, ताकि हमारा जो स्कोर्स है वो ज़्यादा अच्छा आए, बेटर आए। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, रेडियल और बायोलेटरल
स्फेरिकल और इरेगुलर सिमेट्री। तो रेडियल और बायलैटरल आप पहले से भी जानते हैं। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जब हम लोग एक सेम प्लेन से डिफरेंट एंगल पे एक स्पीसीज को डिवाइड कर सकते हैं। वहीं बायलैटरल सिमेट्री जो होती है, सेम प्लेन पे हम कट तो करते हैं लेकिन द स्पीसीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो यानी आपका जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से सिमेट्रिकल होना चाहिए। स्फेरिकल और इरेगुलर से मतलब है ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये सिमेट्रीज भी देखी गई है। यानी आप किसी भी बॉडी पार्ट कहीं से भी काटिए, देयर इरेगुलर, यानी वो कहीं से भी काटिए तो इरेगुलर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट वन इज बॉडी नेक्ड कंसिस्टिंग यूनिन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। तो बॉडी जो है होती है इनकी वो नेक्ड होती है। इसमें जो है यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी एक न्यूक्लियस होगा या फिर वो मल्टी यानी ज्यादा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट हो गया इसके प्रोटोप्लाज्म में। पहले मैंने ये बताया था आपको कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उस बात को ध्यान में रखिएगा। लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजेला। इसमें जो लोकोमोशन होता है यानी बॉडी मूवमेंट जो होता है इस ऑर्गेनिज्म का, या तो वो स्यूडोपोडिया के थ्रू करेंगे, या तो सीलिया या तो फ्लैजेला। तो स्यूडोपोडिया, जब जैसे अमीबा का केस देख लेते हैं हम लोग, तो अमीबा जो इस तरह से रहता है वो स्यूडोपोडिया यानी इस तरह से क्रिएट करता है। ये जो एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए कर रहा है, दैट इज स्यूडोपोडिया। और इसी से वो अपना बॉडी मूवमेंट भी करता है। अगर पायरेमिशियम का केस हम लोग देख लें तो इसमें जो है पूरे बॉडी पे है सीलिया प्रेजेंट रहता है पूरे इसके पेरिफेरल रीजन पे। तो ये आपका हो गया सीलिया। वहीं फ्लैजेला का केस देख लेते हैं हम लोग। लिशमानिया में ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस तरह से इसका फ्लैजेलम प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज फ्लैजेला। तो ये आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगी अब। तो अब हम लोग आ चुके हैं आगे के पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है जो है न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें जो न्यूट्रिशन यानी प्रोटोजोन्स में जो न्यूट्रिशन होता है, या तो वो होलोजोइक होगा, या तो सैप्रोजोइक होगा, या तो होलोफिटिक होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं होलोजोइक से क्या मतलब है। होलो मीन्स होता है होल, और वही जोइक का मीन होता है, यानी कहीं पर भी आप जोइक वर्ड देखते हैं तो उसका मतलब होता है एनिमल। इसका ये मतलब है कि जो जिन स्पीसीज में देखा जाएगा होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन, तो वो क्या करेंगे, अपने टोटल फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेंगे और उसका टोटल जो भी न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन है वो सब अपने बॉडी के अंदर में करेंगे। यानी जो एनिमल है वो पूरी तरह से अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेगा अपने बॉडी के अंदर। वहीं सैप्रोजोइक का जब हम लोग बात करते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन जो भी ऑब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। यानी जो एनिमल है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो अपने एनवायरनमेंट से वो ऑब्जर्व कर लेगा और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। देखिए एक और चीज बता दे, तो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, वो दोनों ही अलग टाइप के, भले वो साउंड एक जैसे करते हो लेकिन दोनों ही अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोजोइक जहाँ सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू अपना ऑब्जर्व कर लेता है, वहीं जब सैप्रोफिटिक होता है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। तो अब नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो है हमारा वो है होलोफिटिक। तो इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें होल यानी एक नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है टोटल फूड के डाइजेशन में। यानी आपका फूड जो है वो इंजेस्ट भी होगा और ईजेस्ट भी होगा, यानी वो अंदर आएगा, उसका डाइजेशन होगा और उसके बाद लास्ट में वो स्क्रीट आउट करेगा। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले जो फूड है वो इंजेस्ट होगा, उसके बाद जो है फूड का डाइजेशन होगा, देन ऑब्जर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होके उसके बाद लास्ट में एक्सक्रीट यानी आपका इजेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेसेस होलोफिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। एग्जाम्पल में आप एमीबा का देख सकते हैं केस। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इंटरसेलुलर एंड रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंटरसेलुलर होता है, और इसमें रिजर्व फूड जो फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या होता है, वो ग्लूकोज का एक चेन है, तो उसके फॉर्म में ही इसका रिजर्व फूड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो इसमें जो एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। पहले बताया था ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें कोई भी सेलुलर लेवल ऑफ किसी भी तरह का ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो भी रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो इसके बॉडी के सरफेस के ही थ्रू होगा। लास्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन से क्या मतलब है,
इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक इन नेचर है, तो एक्वेटिक होने के कारण उनमें जो वाटर बैलेंस है वो बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो भी अपने बॉडी का बैलेंस है वाटर का, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से मेंटेन करता है। तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्रोटोजोआ के लिए। और ये भी बता दूं, जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है। ऑस्मोरेगुलेशन जो है पैरामीशियम में बहुत ही स्पेशल माना जाता है, क्योंकि पैरामीशियम के लिए ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी उसका टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें इस टॉपिक को जरूर टच कीजिएगा, बिकॉज उसमें शॉर्ट नोट्स आता है इसके ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ये छूटे नहीं। लास्ट जो हम लोग को बचा है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। लास्ट हमारा बचा था रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, बर्डिंग और सिस्ट फॉर्मेशन। तो पहले से ही आपको मालूम है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से होता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में जो होते हैं मेल फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन क्या होता है, एक जो आपका एनिमल है यानी एक जो आपका स्पीसीज रहेगा वो दो में डिवाइड कर जाएगा, और वो जो है कि इक्वल रहेगा और कॉपीड रहेगा अपने पेरेंट का, यानी जो ऑफस्प्रिंग हो रहेगा वो एकदम आइडेंटिकल रहेगा अपने पेरेंट के। वहीं मल्टीपल फिजन में जो ये ऑर्गेनिज्म है दो से ज्यादा बनेंगे। बर्डिंग में जो है जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऊपर बर्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इसका बाद में ये जो बर्ड है वो अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। सिस्ट फॉर्मेशन अमीबा के केस में काफी बार देखा गया है। उसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म को अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है या प्रॉपर सराउंडिंग नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है तो ये आपके आसपास सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जब सही कंडीशन आता है तो ये सिस्ट जो है ब्रेक डाउन करता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है बाद में अपना बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के थ्रू अपना आगे का ग्रोथ करता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी यानी आपका फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है और कंजुगेशन के थ्रू होता है। कंजुगेशन का केस आप पैरामीशियम में देखेंगे, जो आपको पढ़ना है माइक्रो और मेगा न्यूक्लिएट के बारे में। तो ये यहीं पर आपका टोटल जनरल कैरेक्टरिस्टिक खत्म होता है। लास्ट में मैं आपको आंसर फ्रेमिंग भी बता दूंगी। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ, जिसका सब फाइलम है यानी इसके जो सब फाइलम्स है वो चार पार्ट्स में है। दैट इज सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरिया, स्पोरा एंड सिलियोपोरा। तो ये चार इसके सब फाइलम्स हो गए। इसके बाद इसको सुपर क्लास, यानी जैसे हम लोग आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारा जो हम लोग का टैक्सोनॉमी है उसके बेसिस पे है ये। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना सब फाइलम के बाद सुपर क्लास। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा को 3 क्लासेस में बांटा गया है, मेस्टिकोफोरा, ऑप्लिनियाटा एंड सार्कोडीना। तो मेस्टिकोफोरा को 2 क्लासेस में बांटा गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जूमेस्टिकोफोरा। उसके बाद ऑप्लिनाटा का जो है इसको सब डिवाइड नहीं किया गया है। सार्कोडीना को 3 क्लासेस में बांटा गया है, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मा एंड एक्टिनोपोडिया। तो इसके साथ इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके सबके में ब्रैकेट के अंदर में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आप देख सकते हैं फाइटोमेस्टिकोफोरा का एग्जांपल है यूग्लेना, जूमेस्टिकोफोरा का एग्जांपल है लिशमानिया जो आपको पढ़ना है इस बार, यूग्लेना भी आपको इस बार पढ़ना है। ऑप्लिनाटा जो अप्लिना रीडला, सार्कोडीना का एग्जांपल है राइजोपोडिया में, अमीबा एंड पायरोप्लाज्मा का बैबेसिया। फिर आता है आपका स्पोरोजोआ, सेकंड सब फाइलम, जिसमें इसके भी क्लासेस जो बांटे गए हैं, इसको 2-3 क्लासेस में बांटा गया है, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मा एंड लास्ट वन इज हैप्लोस्पोरिया। तो टीलोस्पोरिया का एग्जांपल है मोनोसिस्टिस, आप इसका नाम सुने होंगे। नेक्स्ट वन इज टोक्सोप्लाज्मा, टोक्सोप्लाज्मा इसका एग्जांपल है, और हैप्लोस्पोरिया का एग्जांपल है हैप्लोस्पोरिडियम। तो ये आपका स्पोरोजोआ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज नाइडोस्पोरा। तो नाइडोस्पोरा जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। तो इसका एग्जांपल है मिक्सोबोलस एंड नेक्स्ट वन इज नोजीमा बॉम्बिसिस। लास्ट जो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज सिलियोफोरा। सिलियोफोरा यानी इसका जो क्लास है वो एक ही क्लास है, दैट इज सिलियाटा, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। इसी के साथ आपका जो है टोटल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ये अप टू क्लास का क्लासिफिकेशन है, अप टू ऑर्डर नहीं है। अगर आपको अप टू ऑर्डर भी देखना है तो मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड कर दूं, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें ज्यादा ऑर्डर तक नहीं पूछा गया है, तो मैंने वहीं तक बताया है जहां तक आपके क्वेश्चन में रहेगा। अगर फिर भी फर्दर अगर आपको जाना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी
वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ये आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक भी बेसिक मालूम होना चाहिए। ये अलग अलग क्लासेस का क्या है, जैसे सीलियोफोरा है तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, उसका लोकोमेट्री ऑर्गन। तो इसी तरह से आपको ये सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। अब किसी भी स्पीसीज के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए लिशमानिया का ही लिख रहे हैं, तो आप उसका टोटल सिस्टमेटिक पोजीशन लिखिएगा। तो उसके लिए भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो याद रहना चाहिए। तो उससे आपको मदद मिलेगी आपके सिस्टमेटिक पोजीशन को लिखने में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस इससे ज़रूर आएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके क्लासिफिकेशन पे आ सकता है या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक पे तो ज़रूर आ सकता है। इनफैक्ट कंबाइन करके आपको दे सकता है, किसी स्पीसीज का लाइक पैरामीशियम का दे दे आपको लाइफ साइकिल, और बताना हो प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक, तो आप अच्छे से इसके मदद से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। और एक और चीज़ स्पेसिफिक बताना पसंद करूंगी कि मैंने जो अपने एग्जाम्स दिया था उसमें मैंने क्या किया था कि अपने आंसर्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया था। जैसे कोई भी अपना कैरेक्टरिस्टिक जब मेंशन करता है तो वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए रेस्पिरेशन का पॉइंट लिख रहे हैं और ऊपर में आप उसको ब्रैकेट में डाल के या फिर अच्छे से बोल्ड लेटर में लिख देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद आप उसके रेस्पिरेशन के बारे में लिखते हैं, तो ये टीचर को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकता है। तो आप उस तरह से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपके पास टाइम बचा हो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है, आपको ज़्यादा लिखना होता है ग्रेजुएशन में। तो अच्छे से लिखिएगा। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।